हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप लोग ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 25 में से अगर 18 भी सही कर देते हैं तो सरकारी नौकरी आपके लिए पक्की है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें वही क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है। बताना है आपको सोडियम धातु को किसमें संग्रहित किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, तो ये जो किया जाता है केरोसिन में किया जाता है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है ये जाना जाता है पीयूषिका ग्रंथि को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइए क्योंकि इसे पीयूष भी बोला जाता है। ठीक है, पीयूषिका लिख दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताइए कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच क्या समानता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच में क्या समानता है, तो क्या है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लिथियम पोटेशियम और सोडियम के लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच में जो समानता होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो ये जो होता है ना, वो इसके बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी से हम इसकी समानता कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बीच में एक बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसी से हम इसकी समानता कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र में क्या कहाँ स्थित है। बताना है आपको कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो है मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृषण से हार्मोन वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है आपको बताना है। तो वृषण से जो है ये कौन सा हार्मोन निकलता है, इन चार ऑप्शन से बताइएगा आप लोग। तो वृषण से जो है कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये जो निकलता है टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो आप लोग याद रखिए वृषण से जो है टेस्टोस्टेरोन निकलता है, और ये जो किस में पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। तो आप लोग से पूछा जाता है कभी कभी कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने अणु मौजूद होते हैं, बताइए इन चार ऑप्शन से कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं, तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जो है ना वो 10 अणु मौजूद होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में 10 अणु मौजूद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आपको बताना है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो बताइए इन चार ऑप्शन से आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आप लोग याद रखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा से संबंधित नहीं है, बताइए इन चार ऑप्शन से। द्विबीजपत्री पौधा से संबंधित कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये जो है रेशेदार जड़ें जो है ना वो द्विबीजपत्री पौधे से संबंधित नहीं है। तो इससे जुड़े अदर फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं ना पौधे,
एक अलग किस्म की होते हैं जिसमें रेशेदार जड़ें होते हैं, जो कि द्विज द्विबीजपत्री पौधों से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो तीन, इसमें जो है मुख्य जड़ें होते हैं, सिरा को ढकना होता है, इन तीनों का होता है, लेकिन ये रेशेदार जड़ें इसमें की विशेषता ये नहीं है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। 750 वाट की एक इलेक्ट्रिक मशीन वॉशिंग मशीन का प्रयोग प्रतिदिन 4 महीने घंटे तक किया जाता है, तो एक दिन में मशीन की खपत ऊर्जा कितनी होगी? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल का है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 यूनिट होती है, आप लोग याद रखिएगा। और कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ऊर्जा खपत बराबर जो है पावर इंटू समय करेंगे, तो 750 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, मतलब 1000 वाट बराबर अगर 1 यूनिट होगा, तो आप लोग जानते ही हैं कि 750 इंटू 4 कितना होता है? 3000 होता है। तो 3 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा? वो 3 यूनिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? बताइए इन 4 ऑप्शन से। तो गति का जो है दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो किसके बीच से दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है स्थिति और समय के बीच में दर्शाता है, तो ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैर धातु डैश कमरे के तापमान पर तरल है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन से क्या जो है इस पे कमरे के तापमान पर तरल है जो कि गैर धातु है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ना, गैर धातु के कमरे के तापमान पर तरल होता है। और इसी में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो क्या होता है? अगर आपसे अगर गैर धातु ना देकर डायरेक्ट पूछ लीजिए कि डैश में कमरे के तापमान पर तरल है, तो क्या हो जाएगा तब? उस समय जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरकरी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिए कि अगर गैर धातु ना दिया हो तो आप मरकरी टिक करिएगा। अगर आपसे ब्रोमीन दिया रहे, सॉरी गैर धातु दिया रहे क्वेश्चन में, तो आप ब्रोमीन टिक करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से टकराती है तो परावर्तन होता है, क्या होता है? बताइए आप लोग। तो जब प्रकाश की किरण जो है किसी चमकीले सतह से टकराती है तो क्या होता है? तो वास्तविक परावर्तन होता है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा के टर्मिनलों के में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम का नियम जो है ना, वो धातु के तार के माध्यम से बहने वाली धारा और टर्मिनल के बीच में विभवांतर संबंध दर्शाता है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बताइए इन 4 ऑप्शन से कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक धनायन है? तो कौन सा है? तो अमोनियम जो है ना एक धनायन होता है, आप लोग याद रखिएगा कि अमोनियम जो है एक धनायन होता है, ठीक है। तो अगर इसका आपसे सूत्र पूछ लिया जाए तो अमोनियम का जो सूत्र होता है ONH4+ होता है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि एक धनायन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल एकलिंगी है? बताइए इन 4 ऑप्शन से कौन सा फूल एक एकलिंगी है? तो कौन सा है? तो पपीता जो है ना वो एक एकलिंगी होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपर सल्फेट के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो बताइए इन 4 ऑप्शन से आप लोग। तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो 5 अणु मौजूद होते हैं, तो डी इसका राइट हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, कॉपर सल्फेट को जो है ना, उसे हम ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है कि कॉपर का सल्फेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातुएं जो हैं डैश के अनुसार एक दूसरे को विस्थापित कर सकती है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतिक्रियाशीलता के कारण ही एक दूसरे को विस्थापित कर सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? बताइए इन चार ऑप्शन से। न्यूरॉन का जो है एक हिस्सा नहीं है, कोई क्या नहीं है? तो स्क्लेरोलेमा जो है दोस्तों, वो एक न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। बाकी ये तीन जो है, तीनों है, निस्लकनिका, न्यूरोलेमा और एक्सॉन, ये तीनों जो एक न्यूरॉन का हिस्सा है। और सेरेब्रोलेमा जो है एक न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉक्साइट की खदानें बहुत यातायात में किस राज्य में पाई जाती है? तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो बॉक्साइट की जो खदानें जो हैं बहुत यातायात में कहाँ पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है उड़ीसा में। तो ये इसका राइट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु पर अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण बनने वाली छवि की स्थिति का क्या होगी? बताइए इन चार ऑप्शन से। यदि कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस के कारण बनने वाली छवि की स्थिति क्या होगी? तो वो जो होगी एक केंद्र बिंदु पे होगी। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल लेंस के कारण जो बनने वाली छवि की स्थिति होती है वो केंद्र बिंदु पे होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो एक सरल अस्थायी उत्तक कौन सा नहीं है? तो दारू जो है वो एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि दारू जो है एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो चलिए अदर फैक्ट हम इससे जरूर देख लेते हैं। तो दारू जो है वो उत्तक है जो पौधे के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाता है, और ये वाहिका या टेड्रिकस दारू मिद्रक के दारू तंतु से बना होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। सॉल्यूशन का पीएच दिया गया है और इस कौन सा सॉल्यूशन उच्चतम सांद्रता युक्त हाइड्रोजन आयन है? बताइए इन चार ऑप्शन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2.4 जो होता है ना, वो सॉल्यूशन का उच्चतम सांद्रता युक्त हाइड्रोजन आयन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। और अगर देखा जाए इससे जुड़ा अदर फैक्ट, तो पीएच स्केल पर सॉल्यूशन का यौगिक जितना कम होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इनमें से किस पौधे के शरीर में जड़ों, तने और पत्तियां विभेदित नहीं किया जा सकता? तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्पाइगोरा जो है, जिसके पौधे का शरीर के जड़ों और तने पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे कौन सा मुकुलम बडिंग द्वारा जो है पुनर्रूपांतरित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो बताइए इन चार ऑप्शन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा जो है एक ऐसा होता है जो हाइड्रा एक ऐसा जानवर है कि जो कि पुनर्जीवित हो सकता है। मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्जीवित हो सकता है। ठीक है, देखिए मुकुलन से शुरू में कलियां एक छोटे उभार के रूप में दिखाई देती है, जो कि 2 से 4 दिनों के भीतर वे पूरी तरह से गठित हाइड्रा बन जाते हैं और मूल शरीर से अलग हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब में आमतौर पर डैश रासायनिक निष्क्रिय गैस भरे होते हैं, तो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वो विद्युत बल्ब के पर आमतौर पर रासायनिक निष्क्रिय गैस भरे होते हैं। तो ये जो था मेरा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।